वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस की जो नई बुक है उसका चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमेना। हम लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे अलॉन्ग विद एक्टिविटीज़। तो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रक्शन जो क्रिएट करते हैं, जो तबाही मचाते हैं, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। बिजली गिरती है, कई बार हम सुनते हैं कि बिजली गिरने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही अर्थक्वेक भी बहुत तबाही मचाता है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना। हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो फिनोमेना से डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही मचती है, उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। उस तबाही को बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हम लेकर के बच भी सकते हैं। सबसे पहले आता है लाइटनिंग। You might have seen sparks on an electric pole when wire become loose। जब वायर लूज हो जाता है तो कई बार हमें बिजली के खंभों पे कुछ चरचर की आवाज़ आती है और स्पार्क्स दिखते हैं, है ना। दिस फिनोमेना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो जब हवा चल रही होती है, वायर्स हिल रहे होते हैं, तो वायर्स लूज हो जाते हैं और स्पार्कलिंग उसमें होने लगती है। You might also have seen sparks when a plug is loose in its socket, है ना। जब सॉकेट में भी लूज हो जाता है तब भी स्पार्क हो जाता है। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो जो स्पार्क हमें दिखते हैं तो बहुत ही छोटे हैं, बट जब बिजली कड़कती है ना तो आप देखते हैं एकदम से रात में भी लाइट हो जाती है ना। In ancient times, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. तो जब पुराने ज़माने में लोगों को नॉलेज नहीं थी बिजली कड़कने के बारे में, क्यों होता है ऐसा, तब उनको लगता था कि ईश्वर का प्रकोप अब उनको झेलना पड़ेगा। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। हमें पता है, हम इसी चैप्टर में और भी आगे पढ़ेंगे कि लाइटनिंग्स कैसे होती है। बहुत डिफरेंट चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं बादलों में। वी need not to be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks। हमें अब ये बिजली जो कड़कती है इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए इनसे बचने के लिए। स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। तो ग्रीक, एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन में स्पार्क्स को क्या समझा जाता था। तो एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर क्या है, एम्बर इज अ काइंड ऑफ रेजिन मतलब आप समझ लीजिए एक लिक्विड टाइप का। व्हेन रब्ड विद फर इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो एक रेजिन था, उसको जब हम किसी फरी ऑब्जेक्ट पर रब कर देते थे तो चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती थी उस पर, जैसे कि बाल। You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stands on end. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, आप लोग ना कभी अंधेरे कमरे में स्वेटर उतार करके देखिएगा, ऊन वाला स्वेटर। आपको कर की आवाज़ आएगी, साथ साथ आपको कुछ ना चमकता हुआ भी दिखेगा। यही होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये बहुत छोटे स्केल पे दिख जाएगा आपको। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। मतलब आसमान में जो बिजली कड़क रही है और आप जब स्वेटर उतार रहे हैं तब जो आपको हल्की सी लाइट दिख रही है वो बिल्कुल सेम फिनोमेना है। बस जब आप स्वेटर उतार रहे हैं तो वो छोटे स्केल पर हो रहा है और आकाश में जो बिजली कड़कती है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है। हाउएवर इट टुक 2000 years for this realization to occur। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया था ये, बट 2000 साल लग गए इसको ढंग से समझने में कि एक्चुअली होता क्या है। इतने साल क्यों लगे, बूजू सोच रहा है। तो बच्ची बताती है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत हार्ड वर्क के बाद आती हैं, इसलिए साइंटिफिक डिस्कवरीज करने में लंबा समय लग जाता है। नेक्स्ट है, we shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट हो रहे हैं और जो आकाश में बिजली कड़क रही है वो कैसे रिलेटेड है।
लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का नेचर क्या होता है। बट रिकॉल फर्स्ट, यू माइट हैव प्लेड as a game when you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper। आप भी करके देख लीजिए, आपके धुले हुए बाल हैं, तेल ना हो, उस पर स्केल रगड़िए बालों पर और छोटे 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 जो पेपर के पीसेस उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस स्केल को, उस स्केल पर अट्रैक्ट हो जाते हैं छोटे छोटे कागज़ के पीस। तो यही है चार्जिंग बाय रबिंग। आप ये लोग एक्टिविटी बचपन से आई गेस करते आ रहे होंगे। तो एक्टिविटी 12.1 है कि आपको क्या करना है, एक रीफिल लेनी है। पुराने हो जाते हैं ना जैसे बॉल पेन, तो उसके अंदर रीफिल होती है, पहले तो आती थी, अब पता नहीं आप लोग यूज़ करते नहीं करते। तो रीफिल को आपको ना जैसे रब करना है, बहुत तेज रब करना है एक पॉलीथिन पर। फिर उसके बाद क्या करना है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को कर लेना है और इस रीफिल को इन पेपर के टुकड़े के पास लेकर के जाना है। आप लोग ये वाली एक्टिविटी कई सारी चीज़ों से कर सकते हैं कि पेपर के टुकड़े लिए आप कर सकते हैं, उससे जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उसको तोड़ करके, मस्टर्ड के जो दाने होते हैं उनसे कर सकते हैं। सब के सब अट्रैक्ट होंगे उस रीफिल से जिसको आपने चार्ज किया है घिस कर। तो देखो, व्हेन अ प्लास्टिक रीफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, वो पेपर को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें आ गया है जब आपने उस प्लास्टिक रीफिल को रब किया है। सिमिलरली व्हेन प्लास्टिक कोम को जब आपने ड्राई हेयर पर रब करते हो, वो भी एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्वायर कर लेता है, स्मॉल चार्ज वो एक्वायर कर लेता है। दीज ऑब्जेक्ट जो चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं, जिनमें चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रीफिल एंड द प्लास्टिक कोम, पॉलीथीन एंड द हेयर ऑल्सो गेट्स चार्ज। तो चार्जिंग के प्रोसेस में ना जब हम घिसते हैं तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट, पॉलीथीन हो गया या फिर प्लास्टिक कोम्ब हो गया, रीफिल हो गया, ये सब चार्ज हो जाते हैं। एक और एक्टिविटी हम लोग ट्राई करते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है जो कि जैसे 12.1 टेबल में गिवन है, और फिर आपको बताना है रब करने के बाद क्या वो अट्रैक्ट करेंगे, वो चार्ज होंगे या फिर चार्ज नहीं होंगे। तो जब आपने रीफिल को प्लास्टिक से घिसा था तो प्लास्टिक और रीफिल दोनों चार्ज हुए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले रीफिल ही दिया हुआ है और इधर पॉलीथीन या फिर वूलन क्लॉथ दिया है। तो ये मटेरियल है, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे पीस ऑफ पेपर को? तो यस, ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या ये चार्ज हुए हैं? तो यस, ये चार्ज हुए हैं। दूसरा है बलून। बलून को आपने क्या किया है, पॉलीथीन से रगड़ा है या फिर ड्राई हेयर से रगड़ा है, तो इसमें भी अट्रैक्शन आएगा क्योंकि ये चार्ज हो चुके हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स। इरेजर और वूल अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये चार्ज हो चुके हैं। आप अपनी रबड़ को भी आप ऊन से करेंगे ना, घिसेंगे, तो वो भी अट्रैक्शन आ जाएगा। स्टील खुद एक कंडक्टर है, तो आप उसको रगड़ लीजिए, वो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करने वाला है, वो चार्ज नहीं होता है। समझ में आया? स्टील चार्ज नहीं होता है घिसने से, तो डज नॉट अट्रैक्ट, नॉट चार्ज। आप और भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरैक्शन। तो अलग अलग टाइप के चार्जेस और वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल 12.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 12.3 है, इन्फ्लेट 2 बलून्स, यानी कि 2 गुब्बारे हमें फुलाने हैं। हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। तो 2 गुब्बारे फुला करके आपको इस तरीके से लटका देने हैं कि वो एक दूसरे को टच ना करें। अब क्या करना है, रब बोथ द बलून विद अ वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बलून्स को ना एक ऊन के कपड़े से रब करना है, फिर उनको छोड़ दीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। Like charges repel each other. Now let us repeat this activity with the used pen refill. ठीक है, rub one refill with a polythene. अब refill को polythene से रब करिए। Place it carefully in a glass tumbler. आप एक refill को घिसिए और उसको टम्बलर में रख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद place it carefully टम्बलर में रख दिया। अब क्या करना है, रब द अदर refill ऑल्सो विद पॉलीथीन। एक और रीफिल को आपको पॉलीथीन से रब करना है। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रीफिल। अब आप चार्ज रीफिल के पास लेकर के आइए इस रीफिल को। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विद योर हैंड। आप अपने जो जिससे आपने चार्ज किया है ना, जो घिसा है, वो वाला अपने हाथ से मत टच करिएगा, क्योंकि हाथ से टच करेंगे ना तो वो चार्ज ख़त्म हो जाता है।
अर्थिंग की वजह से, मतलब आपने टच किया, वो चार्ज आपकी बॉडी में गया और फिर आपकी बॉडी से, क्योंकि आप ज़मीन से टच्ड हैं तो वो ज़मीन में चला जाता है। इसलिए जो आप पार्ट चार्ज कर रहे हैं ना उसको हाथ से मत टच करिए। इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट, दे वर मेड ऑफ द सेम मटीरियल। अब ऐसा है, अगर सेम मटेरियल के ऑब्जेक्ट हैं, उनको आपने चार्ज किया है तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल का होता है दूर जाना, तो जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब व्हाट हैपन्स इफ़ टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर बॉट क्लोज टू ईच अदर। अगर दो ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, अगर उनको एक दूसरे के क्लोज लाया जाए तो क्या होता है, अगर डिफरेंट मटेरियल जो अलग अलग टाइप के हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो रीफिल आपने चार्ज करी थी और ये जो बलून आपने चार्ज किया था ना, जब आप इनको पास लेकर के आएंगे तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इससे हमें समझ में आया कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमें याद रखना है। तो समरी में भी हमें यही बताया गया है कि चार्ज्ड बलून रिपेल अ चार्ज्ड बलून, चार्ज रिफिल रिपेल अ चार्ज रिफिल, बट चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, यानी कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। डज इट इंडिकेट दैट अ चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। तो हाँ, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस थे, जो कि बलून पे था और जो कि रिफिल पे था। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस? हाँ। Can we also say that the charges of the same kind repel each other? Yes, while charges of different kind attract each other. Yes. तो बलून पर और रिफिल पर अलग अलग टाइप के चार्ज थे, इसीलिए उन दो अलग अलग चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया और सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive. तो कन्वेंशन है कि भाई आपने ग्लास रॉड को रब किया एक सिल्क के कपड़े पर, तो ग्लास रॉड में जो चार्ज आया ना वो पॉजिटिव है। आप हमेशा यही मानेंगे, इसको सिर्फ माना गया है, ठीक है, कि भाई मान लिया, तो दुनिया ने मान लिया, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह वो सब नहीं किया। हमने कहा कि हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे घिसा तो पॉजिटिव चार्ज आया। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और इसके अलावा जो चार्ज आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, यानी कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. अब हमने ये ऑब्जर्व किया है कि चार्ज्ड ग्लास रॉड जो है, जब हम चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ, मतलब ये तो ग्लास रॉड है, ठीक है, एक, और एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, ये दोनों जब चार्ज्ड हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि इन दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है ना। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? अगर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव हमने माना है तो प्लास्टिक की स्ट्रॉ पे निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। चलो, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। इनको आप, ये वाला ना पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो रब करके इलेक्ट्रिकल चार्ज हम जनरेट करते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्टैटिक चार्जेस होते हैं। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। तो चार्ज वैसे तो मूव करता है, बट जो हम रब करके चार्ज जनरेट करते हैं ना वो स्टैटिक होता है। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, जो हमारे घर में बिजली आती है वो चार्जेस के मूव करने की वजह से आती है, जो हम लोगों ने 6th क्लास में भी पढ़ा है। द करंट इन अ सर्किट which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but motion of charges। तो भाई जो बिजली आ रही है ना वो मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से ही आ रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम, मतलब ये होता है कि एक ये चार्ज्ड बॉडी है, एक अनचार्ज्ड बॉडी है, तो चार्ज बॉडी में से अनचार्ज बॉडी में ना अगर ये दोनों पास पास आएंगी तो चार्ज से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा चार्ज, ये होता है। हम ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस आपकी जो नई किताब है उसका चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमिना का अब हम देखने वाले हैं आगे का पार्ट। हम काफ़ी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज का मतलब है, देखिए ट्रांसफ़र का ही क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को पहुंचाना, उसको हम लोग
ट्रांसफ़र कहते हैं। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफ़र होता है तो यही ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हो गया। सिंपल सा ये हम समझेंगे। अब ये जो एक्टिविटी 12.4 है ना, इसमें ना हम लोगों को फिगर देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में हमें बोला गया है कि हमें ना एक ग्लास का जार लेना है। उस ग्लास के जार के ऊपर आपको एक कार्डबोर्ड रख देना है, मतलब उसको कवर कर देना है एक गत्ते से। फिर क्या करना है, उस गत्ते में ना एक होल करना है और उस होल में आपको एक एल्युमिनियम का पतला तार डाल देना है। ठीक है, आपने ग्लास का जार लिया, उसमें एक ऊपर गत्ते से कवर कर दिया, उस गत्ते में एक होल करके आपको एक तार डाल देना है। उस तार में क्या करना है कि इस तरीके से ये 2 एल्युमिनियम की पिनें लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है कि जो रिफ़िल होती है ना, इस चैप्टर में ना रिफ़िल की बड़ी ज़्यादा यूज़ करी गई है। तो रिफ़िल को आपको ना बहुत तेज़ घिसना है ताकि उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। फिर उस रिफ़िल को आपको यहाँ पर ले जाना है इस तार के पास। अब आप देखेंगे जैसे ही आप रिफ़िल को, जो कि आपने चार्ज की थी घिस के, इस तार के पास ले जाएंगे, ये जो एल्युमिनियम फॉइल है ना, ये वाला जो था एल्युमिनियम के छोटे छोटे से पीस थे, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब भी कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, वो कब करता है, जब चार्जेस सेम होते हैं। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यानी कि ये वाला चार्ज जो हम लोगों ने किया है, इस की हेल्प से, ये जो रिफ़िल है इसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, इस तार को दिया और इस तार से ट्रांसफ़र हो गया ये एल्युमिनियम की पतली पतली फॉइल में, यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो यही हम लोगों को ये बात बताई गई है कि एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स, ये जो एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स है ना, इन्होंने रिसीव किया सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड रिफ़िल थ्रू द पेपर क्लिप। ये जो थी ना, ये पेपर क्लिप थी। पेपर क्लिप जो है वो किसी मेटल की ही बनी हुई होती है। तो पेपर क्लिप पे हम लोगों ने चार्ज दिया, तो इस पेपर क्लिप पे टंगी हुई जो एल्युमिनियम फॉइल्स थी ना, उनमें चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। इससे हम लोगों को समझ में आता है कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है। क्यों? क्योंकि भाई मेटल गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर से चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आगे हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है, द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन। अब देखो, चार्ज क्योंकि सिमिलर थे इसीलिए जो स्ट्रिप्स थी इन्होंने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। चार्ज अगर ऑपोजिट होते तो ये स्ट्रिप्स अट्रैक्ट हो जाती हैं एक दूसरे की तरफ। अब ये जो पूरी की पूरी डिवाइस बनाई है ना हमने ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस को देखने के लिए, ये एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बन गया है। तो सच अ डिवाइस can be used to test whether an object is carrying a charge or not. This device is known as electroscope. तो इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम होता है? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये देखने के लिए कि कोई चीज़ में चार्ज है या नहीं है। कोई चीज़ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें चार्ज है या नहीं है, किससे टेस्ट किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से टेस्ट किया जाता है। Thus we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. तो हम लोग को ये भी पता लगा, अगर एक मेटल का कंडक्टर हो तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट में चार्ज को पास किया जा सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर मेटल कंडक्टर, है ना, कंडक्टर है तो उसमें चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब टच द एंड ऑफ अ पेपर क्लिप जेंटली। अब आपको फिर से इसी एक्टिविटी पे जाना है कि जो पेपर क्लिप था ना, ये पेपर क्लिप या फिर आप मेटल कह रहे हैं इसको, इस पेपर क्लिप को अगर आप हाथ से छू लेंगे, अभी तक तो आपने चार्ज एक ऑब्जेक्ट से छुआ था, यानी कि जो रिफ़िल थी जो कि आपने चार्ज करी थी घिस घिस के, उससे छुआ था। अगर आप इसको हाथ से छू देंगे ना तो सारा का सारा चार्ज ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान, ह्यूमन भी एक कंडक्टर है। हम धरती पर, ज़मीन पर खड़े होते हैं और हम सारा का सारा चार्ज जो है ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप, दे कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। यानी कि अगर आप हाथ से छू लोगे ना इसको तो जो ये पेपर क्लिप दूर हो गई थी ये फिर से पास में ही आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गई हैं। The reason is that the foil strips lose charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged.
ठीक है, तो वो डिस्चार्ज हो गई हैं अर्थिंग की वजह से। अब ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और अर्थिंग इस्तेमाल की जाती है हमारे घरों में, सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उसमें अर्थ वायर लगाई जाती है ताकि हमें शॉक ना लगे। अगर शॉक लगने की कंडीशन आए तो सारा चार्ज अर्थ की तरफ को पास ऑन हो जाए। तो यहाँ पर यही हम लोगों को बताया गया है। ये एक्टिविटी 12.4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बनाया है और ये देखा है कि किस तरीके से चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है, और अगर हम अर्थिंग करते हैं तो चार्ज पूरा ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। अब देखिए, अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिकल करंट का लीकेज हो जाता है ना, तो अगर अर्थ वायर होती है, अर्थिंग की हुई होती है, तो शॉक नहीं लगता। अब ये लाइटनिंग की स्टोरी। लाइटनिंग होता है बिजली का कड़कना। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम ना आप लोग इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना लाइटनिंग से रिलेटेड, तो छोटा सा साइड में आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले जो बादल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, नीचे वाले बादल निगेटिवली चार्ज्ड हैं। ये दोनों टकराते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे से टकराते हैं और बिजली कड़कती है। अब कैसे होता है अच्छे से हम लोग समझते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन टर्म्स ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अब जैसे हम लोगों ने रबिंग करी थी है ना, हाथ भी रगड़ो तो भी चार्ज प्रोड्यूस होता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है। अब लाइटनिंग भी हम लोग देखते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडर स्टॉर्म, जब तूफान आता है, द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। तो जब तूफान आता है तो एयर करंट यानी कि हवा ऊपर की तरफ जाती है और बारिश की बूंदें नीचे की तरफ आती हैं। दीज विगरस मूवमेंट का मतलब होता है ये बहुत ही तेज़ जो मूवमेंट होती है, कॉज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। अब ये हवा ऊपर की तरफ जा रही है और पानी नीचे की तरफ आ रहा है। ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और इससे क्या होता है, चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये सब तो हमें समझ में आए हैं, बट एक्चुअल ना रियलिटी में ना कोई भी साइंटिस्ट अभी तक ये डिस्कवर नहीं कर पाया है कि एक्चुअली जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है। हमने सिर्फ रफ आइडिया लगाया है, वही हम पढ़ रहे हैं। तो जितना हम लोग को समझ में आया है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड। तो जो अपर एजेस ऑफ द क्लाउड होते हैं, यानी कि जो क्लाउड का ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं और निगेटिव चार्ज जो है एक्यूमुलेट होते हैं लोअर एंड ऑफ द क्लाउड्स पर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होते हैं क्लाउड में ऊपर साइड और नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होते हैं नीचे साइड। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज। अब जब बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेटेड चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow। अब बहुत ज़्यादा चार्जेस इकट्ठा हो गए। अब एयर आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है, आपसे बोलेंगे कि एयर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नहीं भाई, अगर एयर गुड कंडक्टर होती ना तो कोई इंसान बिजली से करंट ही लगता रहता हम लोगों को हमेशा नहीं। तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो बहुत ज़्यादा चार्जेस को झेल नहीं पा रही है। निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट करते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग। तो जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिलते हैं तो होता है ना, बिजली कड़कती है। इस तरीके से बिजली हमें कड़कती हुई दिखाई पड़ती है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कैसे, मतलब पहले दो चार्ज इकट्ठा हुए और फिर वो चार्ज भड़म भड़म करके एक तरह से बिजली कड़क गई और वो पूरा डिस्चार्ज, वो चार्ज जो हुआ था वो सारा चार्ज बाहर निकल गया, वो डिस्चार्ज हो गया। तो यही है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इसमें हम लोगों को क्या समझना है, डायग्राम समझना है कि अपर एरिया पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, लोअर एरिया पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है और ग्राउंड के पास भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिल जाते हैं ना, तो ग्राउंड के पास मतलब हमें आसमान में जब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तो बिजली कड़कती हुई दिखती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का प्रोसेस 2 या 2 से ज़्यादा क्लाउड में हो सकता है, क्योंकि अपर वाले क्लाउड सारे के सारे पॉजिटिव हैं, है ना, लोअर वाले क्लाउड सारे के सारे निगेटिव हैं। तो इनका जो डिस्चार्ज है, इनके
दो क्लाउड्स के बीच में हो सकता है या फिर क्लाउड और धरती के बीच में भी हो सकता है। आज तो हम लोग नहीं डरते हैं ज़्यादा बिजली जब कड़कती है तो, क्योंकि हमें फिनोमेना पता है, साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से सबको समझाने के लिए कि बिजली कड़कती है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जो हमारे पूर्वज थे ना, उनको ऐसा लगता था कि अब भगवान ने हमारी गलतियों का जो है हमें रिजल्ट मिल रहा है और अब हम पे कहर बरसेगा। तो बिजली कड़कने से हमारे एंसेस्टर्स बहुत डरते थे। हाउएवर, लाइटनिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। यानी कि जो बिजली है ये नुकसान तो पहुंचा सकती है हमें, इसलिए हम लोगों को कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स लेने चाहिए। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी है कि लाइटनिंग क्या होती है, पहले तो हमने ये देख लिया और फिर उसके बाद लाइटनिंग सेफ्टी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो लाइटनिंग यानी कि जब बिजली कड़क रही हो, थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान आ रहा हो, नो ओपन प्लेसेस सेफ, कोई भी खुला इलाका सेफ नहीं होता है ऐसे एरिया में। हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब आप भड़म करके आवाज़ सुनते हैं ना बादल की, जब ऐसा लगता है कि कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, उसके बाद बिजली कड़कती है, तो आफ्टर हियरिंग द थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ अ सेफ प्लेस। तो आपको ना सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए और जब तक मौसम ठीक ना हो जाए आपको कहीं पर किसी सेफ प्लेस पर ही रहना चाहिए, खुले एरिया में नहीं रहना चाहिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, कोई घर या कोई बिल्डिंग एक सेफ प्लेस है। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अब अगर कार से बस से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपने विंडोज़ बंद करी हुई हैं कार की, या फिर आपने अगर मतलब विंडो और अगर दरवाज़ा आपने बंद किया है ना, तो आप सेफ़ हैं, क्योंकि अर्थिंग वगैरह की जाती है सारे व्हीकल्स में, घरों में। अब डूज एंड डोंट्स हैं थंडरस्टॉर्म की, जब तूफान आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। घर के बाहर अगर हो तो ओपन व्हीकल्स जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ओपन व्हीकल ना मतलब कवर्ड नहीं होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी या फिर ओपन कार, ये सेफ़ नहीं होती है क्योंकि उन पर बिजली गिर सकती है। ओपन फील्ड जैसे कि जो ऊँचे ऊँचे पेड़ होते हैं, या फिर पार्क में जो टिन सी लगी होती है ना, शेल्टर्स, या फिर जो ऊंचे उठे हुए एरियाज़ होते हैं, उसमें लाइटनिंग के स्ट्रोक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा चांस किसका होता है, जो ऊंचे एरिया होते हैं, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पेड़, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए या फिर ऊंचे ऊंचे शेड हो गए। तो लाइटनिंग से बचने के लिए हमें हमेशा बिल्कुल नीचे एरिया में होना चाहिए या फिर घर के अंदर होना चाहिए, तो वो हमारी लाइटनिंग वगैरह से प्रोटेक्ट होती है, हमारी जो छतें होती हैं, घर होता है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या थंडरस्टॉर्म के टाइम पर आप लोगों को छाता लेकर के जाना चाहिए। तो छाता नहीं लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऐसे करके जैसे छाता होता है ना, छाते के ऊपर एक और छाते के अंदर भी काफ़ी सारी मेटल की चीज़ें होती हैं, वो बिजली को अट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है, कड़कती बिजली को। इसलिए छाता लेकर के तूफान जब आ रहा हो तो नहीं जाना चाहिए, जब बहुत बिजली कड़क रही हो तो। अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो जो छोटी हाइट के ट्रीज़ हैं ना, उन पे शेल्टर लीजिए, क्योंकि बिजली सबसे पहले ऊंचे पेड़ पर आकर के गिरती है। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे अवे फार फ्रॉम ट्रीज़। अगर कोई शेल्टर नहीं है और आप बिल्कुल खुले एरिया में हैं, तो फिर आप इस तरीके की पोजीशन में बैठ जाइए, सर नीचे करके अपनी बिल्कुल हाइट को एकदम दब करके बैठ जाइए इस टाइप से, और पेड़ों से और बाकी जगहों से दूर रहिए। ग्राउंड पे लेटिए मत, लेटने की बजाय इस तरीके से स्क्वाट की पोजीशन में आप लोग आ जाइए, अपनी नीज़ को मोड़ करके। इसलिए फिर आप, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा टारगेट रहेंगे बिजली के गिरने के लिए। अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, घर के अंदर हैं तो जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं, जैसे कि टेलीफोन के वायर्स हो गए या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, मेटल के पाइप हो गए, ये सब जो हैं इनसे हम लोगों को दूर रहना चाहिए। थंडरस्टॉर्म के टाइम पर इनका कांटेक्ट नहीं करना चाहिए इनसे। मोबाइल फ़ोन्स और कॉर्डलेस फ़ोन्स जो हैं वो तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं, खैर आजकल तो कॉर्डलेस फ़ोन्स ही आते हैं। हाउएवर किसी को कॉल करना, पर्सन को मोबाइल फ़ोन से भी या फिर कॉल रिसीव करना, ये सही नहीं होता है जब भी तूफ़ान आ रहा हो तो, ठीक है। नहाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे समय पर, और तूफान आ रहा हो तो नदी में भी नहीं तैरना चाहिए जाकर के। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, इन सबको भी अनप्लग कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइटनिंग की वजह से ये फूक भी सकते हैं। अब लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग।
तो पहले ज़माने में तो बिजली गिरती थी बहुत ज़्यादा, अब तो पता है लाइटनिंग कंडक्टर्स घरों में लगाए जाते हैं और अर्थिंग की जाती है, क्योंकि अगर बिजली गिर भी गई तो लाइटनिंग कंडक्टर की मदद से ना नीचे ज़मीन में वो चली जाती है। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of building during its construction. जब घर बनाते हैं तो इस तरीके से मेटलिक रॉड लगाई जाती है। One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। आपने देखा होगा घर में इस तरीके से छतों पे लगे हुए होते हैं और उसका कनेक्शन पूरा ज़मीन के नीचे तक होता है, ताकि अगर बिजली गिर भी जाए तो वो सारी की सारा ज़मीन के नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंड। घर में जितनी भी मेटल की चीज़ें हैं ना जो दीवारों में हैं वो सब प्रोटेक्ट करती है, बस हम उन्हें छुए ना, नहीं तो उनमें बिजली आ रखी होगी तो अगर आप छुएंगे तो आप पे भी कंडक्ट हो जाएगी। जब थंडरस्टॉर्म आ रहा हो तो किसी भी मेटल की चीज़ को छूना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने ये लाइटनिंग वाला पार्ट देख लिया है। जो अर्थक्वेक वाला जो पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट, वो हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी, आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 साइंस का सम नेचुरल फिनोमिना का जो चैप्टर है न्यू बुक का, उसका लास्ट पार्ट अब हम देख रहे हैं अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भूकंप। भूकंप का मतलब होता है जब ज़मीन हिलती है ना, ऐसा लगता है भूकंप आ गया, बस वही अर्थक्वेक होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले थंडरस्टॉर्म के बारे में, लाइटनिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग ये नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, बेसिकली ज़मीन के हिलने को हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को। फॉर्चुनेटली हमें थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में तो पहले से ही पता लग जाता है, बट अर्थक्वेक एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जिसका हमें पहले से पता नहीं लगता है। थंडरस्टॉर्म की तो जानकारी वेदर डिपार्टमेंट दे देता है, मगर अर्थक्वेक्स के बारे में हमें प्री नॉलेज नहीं मिल पाती है। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट। तो थंडरस्टॉर्म आता है तो बिजली कड़कना, साइक्लोन आना होता है, पहले से पता भी लग जाता है। बट अर्थक्वेक जो है ये ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसके बारे में हम अभी भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को बहुत ही बड़ा डैमेज अर्थक्वेक यानी कि भूकंप पहुंचाता है। इंडिया में 8 अक्टूबर 2005 को उरी में, जो कि नॉर्दर्न कश्मीर में पड़ता है, बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया था। और 26 जनवरी 2001 को भुज की डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में पड़ती है, वहाँ पर बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था। तो इसमें एक्टिविटी 12.5 सिंपल सा है, मतलब आपको पूछना है अपने पेरेंट्स से कि ये जब अर्थक्वेक आए थे तो देश में क्या माहौल था, और उस समय के न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स की आप लोग कटिंग देखिए, कटिंग करके रखिए, एक फ़ाइल बनाइए और देखिए कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है अर्थक्वेक का। तो अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे होता है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करेंगे। कम कर सकते हैं का मतलब है कि इससे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। अर्थक्वेक तो अभी तक हम प्रेडिक्ट करना भी नहीं सीखे हैं, बस नुकसान को ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग या फिर ट्रम्बलिंग, ट्रम्बल करना होता है हिलना या फिर कांपना, एकदम से धरती हिलने लगती है, उसी को ही हम लोग भूकंप कहते हैं। ये डिस्टर्बेंस की वजह से होता है डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ की कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्रस्ट, मेंटल, कोर, राइट। तो अर्थ की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं। अब ये जो लेयर्स हैं ना, इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, इसमें ही जब ट्रेमर्स आते हैं तो हमें अर्थक्वेक फील होता है। अर्थक्वेक एक्चुअली तो ज़मीन में हर समय होता ही रहता है, बट जब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी हमें फील होता है, अदरवाइज हमें फील नहीं होता। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ही मतलब छोटे ही होते हैं, बहुत ही उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। बट जब बहुत ही बड़े स्केल का अर्थक्वेक आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को और लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाता है। अभी इसी साल 2023 में भी कई सारी जगह पर अर्थक्वेक्स आए थे, हम लोगों ने देखा था। तो अर्थक्वेक फ्रीक्वेंट, मतलब इतना भी फ्रीक्वेंट नहीं है, बट आते तो रहते ही हैं। कई बार बहुत ही हल्के झटके लगते हैं, कई बार बहुत ही भयंकर होते हैं, जिससे बिल्डिंग्स तक गिर जाती हैं, बहुत तबाही मचती है। अर्थक्वेक आते हैं तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो सकती है, सुनामी भी आ सकती है और बाढ़ भी आ सकती है। तो कई बार जब समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आता है तो उससे सुनामी आ जाती है। मेजर सुनामी जो कि इंडियन ओशन में आई थी 26 दिसंबर 2004 को, वो भी इसी वजह से आई थी क्योंकि समुद्र में उस समय अर्थक्वेक आया था।
एक्टिविटी 12.6 जो है इसमें हम लोगों को बोला है कि जो अंडमान एंड निकोबार है, जैसे कि हमारा ये इंडिया का सदर्न पार्ट है ना, इसके इस तरफ है ना, यहाँ पर पड़ता है अंडमान और निकोबार, तो ये हमें देखना है। और वही न्यूज़पेपर वगैरह आपको जो पुराने हैं उनमें चेक करना है उस टाइम कितना डैमेज क्या हुआ था। अब आपके एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज अर्थक्वेक, और दूसरा आ सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के विभिन्न कारण क्या क्या होते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एंशियंट टाइम में जो है लोगों को पता नहीं था अर्थक्वेक के बारे में, और बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, जैसे कि बोजू की जो दादी माँ है उन्होंने बताया था कि जो पूरी दुनिया है ना वो बैल के सींगों पर टिकी हुई है, और जब बैल हिलता है तो अर्थक्वेक आ जाता है। इस तरीके की माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ पूरी दुनिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, और ये मिथ्स ही तो है, कोई इनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ को किसी ने टेक नहीं रखा है, वो तो रिवॉल्व कर रही है स्काई यूनिवर्स में। देखिए एक्चुअल रीज़न क्या है कि हमारे जो धरती है, धरती में जो क्रस्ट है ये, इसमें कई सारी प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में जब मूवमेंट होती है और कई बार वो टकरा जाती हैं बुरी तरीके से, तब अर्थक्वेक आता है भयंकर वाला। Now we know that tremors are caused by disturbance deep down the inside of the uppermost layer of the earth called the crust. आउटर मोस्ट लेयर जो है अर्थ की वो एक पीस में नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है, यानी कि ये नहीं है कि पूरी की पूरी एक ही मतलब लेयर है, नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये अर्थ की लेयर है। ईच फ्रेगमेंट जो है उसको हम लोग प्लेट बोलते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, और ये जो प्लेट्स हैं ना ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। व्हेन दे ब्रश पास वन अदर, जैसे कि एक दूसरे से पास कर जाती हैं कई बार, या फिर और प्लेट गोज़ अंडर अनदर, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के या तो अंडर आ जाए या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा करके आगे बढ़ जाए, इस केस में अर्थक्वेक आता है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो कोलाइड करने का मतलब होता है कि जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में टकरा गई हैं। ब्रशिंग पास्ट का मतलब होता है कि दो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से ऐसे करके साइड से खिसक के निकल गई हैं। इफ़ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, तो फिर वो प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा बुजो सोच रहा है। अब आगे बताते हैं कि हमें कॉज तो पता लग गया है, मगर हम फिर भी अभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अगला अर्थक्वेक कहाँ पर आएगा और कैसे आएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से MCQ में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि क्या हम लोग अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब आने वाला है। तो नहीं, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ट्रेमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स और अ मीटियोर हिट्स द अर्थ। तो अगर वोल्केनो इरप्ट कर जाए, ठीक है, वोल्केनो इरप्ट कर जाए, यानी जैसे सपोज करो ये वोल्केनो है, ये फट जाए, तो भी अर्थ में ट्रेमर्स आ सकते हैं, यानी कि अर्थ में कपकपी आ सकती है। या फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। बट जो है अर्थक्वेक ज़्यादातर जो ज़मीन पर हमें देखने के लिए मिलते हैं वो प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से ही होते हैं। तो आप लोगों से वेरियस रीज़न पूछे जा सकते हैं, प्लेट मूवमेंट भी होता है, वोल्केनो के फटने से भी होता है ना। तो ये अलग अलग रीजंस हैं जो हम लोग को याद रखने हैं। नेक्स्ट, सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। तो जो वीक जोन्स होते हैं ना वहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा मतलब चांसेस है आएंगे। वीक जोन्स को हम लोग सीस्मिक या फिर फॉल्ट जोन भी कहते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वीक जोन्स को क्या बोलते हैं, सिस्मिक जोन्स या फिर फॉल्ट जोन्स। इंडिया में ज़्यादातर जो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो कश्मीर और वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट, रण ऑफ कच्छ, राजस्थान और इंडो गंगेटिक प्लेन और साउथ इंडिया के भी थोड़े बहुत पार्ट्स जो हैं वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। मूवमेंट ऑफ इंडियन अर्थ प्लेट, तो ये देखो ये जो इंडियन प्लेट है ना, ये हिमालय इस तरीके से इंडिया हल्का हल्का ऊपर की तरफ, ये वाला जो इंडियन प्लेट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, हिमालयाज को पुश कर रही है। तो इसी की वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे अर्थक्वेक्स काफ़ी आते हैं। तो पावर जो है अर्थक्वेक की वो हम लोग देखते हैं कि भाई कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, और वो हम किस पे नापते हैं, रिक्टर स्केल पे नापते हैं। ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, पूछा ही जाना है ये चैप्टर अगर आ रहा है तो आप इसको याद रखिए कि अर्थक्वेक की पावर हम लोग किस में
मैग्नीट्यूड में मेजर करते हैं और उस स्केल का नाम क्या होता है, रिक्टर स्केल नाम होता है। रियली डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक होते हैं ना, उनका मैग्नीट्यूड 7 से ज़्यादा होता है रिक्टर स्केल पर। तो 7 और मोर, अगर इससे ज़्यादा रिक्टर स्केल पर आपको रीडिंग दिख रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग है। अर्थक्वेक जो कि आया था भुज में और कश्मीर में, जो दोनों जो हैं 7.5 से ग्रेटर मैग्नीट्यूड के थे। अब हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। काफ़ी सारे स्केल्स की तरह जो कि साइंस में होते हैं, रिक्टर स्केल भी लीनियर नहीं होता, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6, ठीक है, 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक या 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई ये सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ा है, मतलब 2 गुना हुआ है या फिर 2 बढ़ा है, नहीं। 4 से 6 मतलब 2 नंबर पे आगे बढ़ने पर 1000 गुना ज़्यादा की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। अगर 4 रिक्टर स्केल पे आया है मैग्नीट्यूड या फिर 6 आया है और 6 से ऊपर 8 आया है, 6 आया है रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 8 आ गया तो वो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक होता है, सब कुछ तबाह कर देता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को रिक्टर स्केल याद रखना है कि ये लीनियर नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या रिक्टर स्केल लीनियर होता है, तो नहीं, रिक्टर स्केल लीनियर नहीं होता है। इसका मैग्नीट्यूड 2 मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो 1000 टाइम्स तक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम ये देखते हैं कि अर्थक्वेक जहाँ पर बनता है, जहाँ से स्टार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एपीसेंटर। मतलब अर्थ सरफेस से जिस जगह पर नीचे अर्थक्वेक बन रहा है वो तो होता है फोकस, ठीक है। और फोकस से जस्ट ऊपर जब वो धरती पर पहुंचता है, यानी कि ज़मीन, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ हमें बहुत बार याद नहीं रहती है, मैंने बड़ी मुश्किल से याद करी थी कि ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है। अर्थ सरफेस पर अर्थक्वेक तो नीचे स्टार्ट होता है, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उसको तो हम लोग फोकस बोलते हैं। और फिर ये ऊपर उठ के जहाँ पर जिस पॉइंट पर आता है धरती पर, उसको हम लोग एपीसेंटर बोलते हैं। तो एपीसेंटर ज़मीन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, और फोकस जो धरती के अंदर वाला पार्ट, जहाँ से जो ये भूकंप स्टार्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं फोकस। और धरती के ऊपर जिस पॉइंट पर आकर के वो फट जाता है बिल्कुल, उसको हम लोग एपीसेंटर बोलते हैं। हमने सुना है ना कि एपीसेंटर क्या था इस वाले अर्थक्वेक का। तो अब सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं, तो सीस्मिक वेव्स जो लहरें आप कह सकते हैं, ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ट्रेमर्स प्रोड्यूस होते हैं ना, यानी कि ये जो हम लोगों को भूकंप के जो झटके लगते हैं, जो ट्रेमर्स होते हैं, इनको हम लोग किस वजह से आते हैं, ये आते हैं सीस्मिक वेव्स की वजह से। वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेव्स कौन से इंस्ट्रूमेंट पे रिकॉर्ड की जाती हैं, सीस्मोग्राफ पे। सीस्मोग्राफ पे वेव्स रिकॉर्ड की जाती हैं। और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या उसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर होता है, और वेव्स जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। अब इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है, इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड और अ पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। तो जब हलचल होती है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। पेन इज attached to the vibrating system. Pen records the seismic waves on a paper which moves under it. तो ये पेन होता है और एक पेपर होता है, और इस पर ऐसे ऐसे करके पेन मूव करने लगता है, और फिर उससे हम लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई कितना डिस्ट्रक्टिव ये है। तो मतलब है ना, ऐसे करके वेव्स बन जाती हैं कि कम है ज़्यादा है, वो हम लोगों को समझ में आ जाता है। तो ये टिपिकल सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड है। तो सीस्मोग्राफ क्या होता है, सीस्मोग्राफ जो सिस्मिक वेव्स आती है ना उसको मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। सीस्मिक वेव्स आई तो उसको जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, वो सीस्मोग्राफ में होती है। अब अर्थक्वेक से आप बच कैसे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से तो जानकारी मिलती नहीं है, जैसे अर्थक्वेक आता है ना उसी टाइम पर हम लोगों को समझ में आता है कि जी लो आ गया, ठीक है। तो बचने की क्या कर सकते हैं हम लोग, अर्थक्वेक प्रेडिक्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है, तो हम लोगों को नेसेसरी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। तो जो लोग सीस्मिक जोन्स में रह रहे हैं, मतलब ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने की बहुत ज़्यादा अधिक संभावनाएं हैं, तो उन लोगों को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स जो हैं सीस्मिक जोन्स में, उनको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि वो मेजर ट्रेमर्स को सह सकें। यानी कि
सीस्मिक जोन्स में जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरीके से बननी चाहिए कि भूकंप के झटके अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के भी आए तो भी वो बिल्डिंग उसको झेल जाएं। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से ये संभव हो पाया है कि भूकंप के झटके अगर आ जाएं तो बिल्डिंग्स उसको सह जाएंगी। इसीलिए एडवाइजेबल है कि ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए जाएं, क्वेक सेफ स्ट्रक्चर हों, जो यानी कि जो अर्थक्वेक से बच सके, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाने चाहिए। कंसल्ट एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से कंसल्ट करके, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कंसल्ट करके हमेशा घर बनवाना चाहिए। जो हाईली सिस्मिक एरियाज़ हैं उसमें मिट्टी के घर या फिर टिम्बर के घर ही बनाए जाने चाहिए। हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी के या फिर बहुत ही हल्के मटेरियल के घर बने होंगे तो वो गिरेंगे भी तो ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो डैमेज कम होगा। इट इज़ बेटर इफ़ द कबर्ड एंड द शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली। अलमीराज वगैरह जो बनाई जाए वो रखी हुई ना हो, क्योंकि रखी हुई होंगी तो जैसे ही झटके लगेंगे भूकंप के वो गिर जाएंगी, तो वो इनबिल्ट जो दीवार में होती है वही होनी चाहिए। क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स, ये अर्थक्वेक के टाइम पर जो है वो गिर सकते हैं, इसीलिए लोगों को इनके आसपास नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग्स में आग भी लग सकती है अर्थक्वेक के टाइम पर, तो इसीलिए बिल्डिंग्स से हमें बाहर निकल जाना चाहिए और बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए हर समय। आगे है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की में है। उसने डेवलप किया है कि किस तरीके से क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस बनाए जाने चाहिए, तो या फिर आप खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें अगर अर्थक्वेक आ जाए और अगर आप अपने घर में हैं तो टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। तो टेबल के नीचे घुस जाओ, पर टेबल भी पक्की होनी चाहिए कि उसके ऊपर कुछ ना गिरे और आपके ऊपर ना गिर जाए। स्टे अवे टॉल बिल्डिंग से और हैवी ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप बेड पे हैं तो उठे ना, अपना हेड पिलो से प्रोटेक्ट करके रखें। अगर आप बाहर हैं तो एक बिल्कुल क्लियर स्पॉट में जाएं, जो पेड़ या फिर बिल्डिंग से दूर हो, खाली मैदान में चले जाएं। ठीक है, अगर आप कार में हैं तो बाहर ना निकले, ड्राइवर से कहें कि स्लोली एक ऐसे स्पॉट पे जाएं जो बिल्कुल खाली हो। तो इस तरीके से आप लोग बच सकते हैं अर्थक्वेक से। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।